स्वॉलन बिल्कुल फेस है, उसके लिप्स हैं, सारा उसका आईलेट का एरिया जो है पेशेंट का. Now, subacute reactions. In acute reactions, the reaction is occurring within minutes. Here, it maybe occurs in between 1 to 24 hours. Rarely after a few days, it may also. What will happen? Urticaria and angioneurotic edema. Edema of your vessels, right? Accompanied by itching with the involvement of face and eyelids. खारिश की फीलिंग होगी मुंह के ऊपर, आंखों के ऊपर, फेस पे पूरे. ठीक है, इस तरह की पिक्चर शो हो सकती है. फेस पे भी हो सकता है, इस तरह बॉडी पे भी. अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड डर्माटाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, रेड इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा, आर्थ्राल्जिया, बोन पेन्स, ग्रैनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, फीवर में भी अकर, रनाइटिस में हैपेंस, रनी नोज जो होती है, लारिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस एटसेट्रा. डिलेड रिएक्शन. दो हो गए, एक एक्यूट हो गया जो विद इन मिनट्स आ रहा था. जो आपका सब एक्यूट था, इट कम्स फ्रॉम 1 to 24 hours, 1 से 24 घंटे के अंदर अंदर आते हैं. और ये जो डिलेड रिएक्शंस हैं, दे अकर इन अबाउट 1 to 3 weeks. ठीक है. इट इंक्लूड सीरम सिकनेस सिंड्रोम एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिएक्शंस. ये इस तरह, ये मीनोसाइक्लिन पेशेंट को दी है तो उसने इस तरह से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो किया. ये रेडनेस सी उसके आपके सारे बैक एरिया पे आप देख सकते हैं. मीनोसाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस. टाइप 1 में IgE mediated response होता है. IgE mediated acute allergic reactions to stings, bites, pollens and drugs. This includes anaphylaxis, urticaria and angioedema. IgE is fixed to the tissue mast cells and blood basophils. जो आपकी IgE रिलीज हुई है वो आपके मास्ट सेल से या बेसोफिल्स, जो ब्लड में बेसोफिल्स होते हैं उनके साथ फिक्स हो जाती है और इंटरैक्ट कर देती है और एंटीजन के साथ इंटरैक्शन करके बॉडी में से पोटेंट किस्म के मीडिएटर्स रिलीज करती है. वो मीडिएटर्स जब रिलीज होते हैं, दे विल कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. जब हिस्टामिन रिलीज होगी तो आपको पता है ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगी. ठीक है, क्योंकि वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करती है. ठीक है, तो जौन सा मीडिएटर्स रिलीज होंगे उसी तरह से बॉडी रिएक्शन शो करेगी. टाइप 2 में ड्रग ऑफन मॉडिफाई होस्ट प्रोटीन्स. अब होस्ट की अपनी प्रोटीन को ड्रग जब बॉडी के अंदर जाएगी, जो आपकी होस्ट प्रोटीन्स होती हैं उनको मॉडिफाई कर देती है. इनकी मॉडिफिकेशन की वजह से एक अजीब सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है अगेंस्ट टू दीज मॉडिफाइड प्रोटीन. These allergic responses involve IgG or IgM, in which the antibody becomes fixed to a host cell, which is then subject to complement-dependent lysis or to antibody-dependent cellular cytotoxicity. बॉडी ने खुद से होस्ट को जब ड्रग को इंट्रोड्यूस किया तो उसने होस्ट प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया. अब वो जो होस्ट प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हुई है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी जब कम्प्लेक्स बनेगा तो सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. टाइप 3 ड्रग्स मे कॉज सीरम सिकनेस. अब सीरम सिकनेस में क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स द इम्यून कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग IgG एंड इज अ मल्टी सिस्टम कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट. मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसमें कि वेस्कुलाइटिस होता है, आपकी वेजल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड इट मे ऑल्सो रिजल्ट्स इन अर्टिकेरिया. अर्टिकेरिया मीन्स रैश फॉर्मेशन. टाइप 4 सेल मीडिएटेड एलर्जी. It is in this the mechanism involved in allergic contact dermatitis. ठीक है, ये कब होता है? जब टॉपिकली आप ड्रग अप्लाई करते हैं, कोई क्रीम्स हैं, ठीक है, तो या फिर जिस जगह पे आपने इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया है कुछ, वहां पे कोई आपने क्रीम अप्लाई की है तो फिर वहां पे भी ये रिएक्शन, सेल मीडिएटेड एलर्जी रिएक्शन कॉज हो जाता है. टाइप 4. Some adverse reactions to drugs may be mistakenly classified as allergic or immune reactions. कई दफा ऐसे होता है कि ड्रग कोई टिपिकल किस्म के रिएक्शन शो करती है विच आर नॉट एक्चुअली दी एलर्जिक रिएक्शंस और इम्यून और द इम्यून रिएक्शंस. व्हाट आर दीज? दे आर एक्चुअली दी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. इडियोसिंक्रेसी आपने यकीनन जब फार्माकोजेनेटिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो कि नहीं पढ़ी है? जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इडियोसिंक्रेसी आपने पढ़ी होगी कि कई दफा बॉडी जो है बिल्कुल एक क्रेजीली एक रिस्पांस, बिल्कुल एबनॉर्मल रिस्पांस कुछ ड्रग्स को शो करती है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता. ठीक है, वो ज्यादातर
किस वजह से होता है? वो किसी ना किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो उस पर्सन में डेफिशिएंट होता है, विच इज नीडेड टू ब्रेक डाउन दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग। ठीक है, तो जब ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो फिर रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली नॉट द allergic or immune reactions, they are the idiosyncratic reactions and they are not mediated by the immune mechanisms. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल्स हैं। एक है प्रीमाक्वीन, एक ड्रग है जो कि आप एंटी मलेरियल ड्रग है, जब आप देते हैं तो इट में कॉज टू हिमोलिसिस। ठीक है, हिमोलिसिस कॉज कर सकते हैं, लेकिन किन इंडिविजुअल्स में? सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स में जिनमें के G6PD एंजाइम की, विच इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जिनमें डेफिशिएंट होता है, जेनेटिकली नहीं होता है या कम होता है। ठीक है, और दूसरी ड्रग है आपकी क्लोरमफेनिकोल, विच इज एन एंटीबायोटिक। जब आप इन इंडिविजुअल्स को क्लोरमफेनिकोल देते हैं तो भी ये इनको हिमोलिसिस के रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो और इनमें एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होगा? दोनों फॉर्म में, क्लोरमफेनिकोल भी एक ड्रग है, प्रीमाक्वीन भी आपकी एक ड्रग है, ये दोनों जो है G6PD एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो तो एक में हिमोलिसिस की प्रॉब्लम आएगी पेशेंट में, और दूसरे में अगर वो क्लोरमफेनिकोल है और डेफिशिएंट है, that much which is required for the metabolism of the drug, जो एंजाइम की ब्रेकडाउन चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और ड्रग जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होगी, तो उसकी एक्यूमुलेशन से जो रिएक्शंस आएंगे तो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है क्लोरमफेनिकोल में। ठीक है, अच्छा, अब ड्रग ट्रीट, अब एलर्जी तो हो गई, नाउ वी हैव टू ट्रीट इट। हाउ वी कैन ट्रीट इट? one can test an individual for possible sensitivity to a drug by a simple scratch test. अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रैच टेस्ट भी है और यहाँ पे एक और टेस्ट भी है, अगर आप वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, स्क्रैच टेस्ट तो बस इस तरह से होता है कि आप बहुत ही डाइल्यूट किस्म का ड्रग का एक सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, और उसको स्किन पे आप अप्लाई कर देते हैं। स्किन पे अप्लाई करने के बाद आप जो ये आपकी इंसुलिन सिरिंज होती है 1 cc वाली, उससे आप उसकी टिप ऑफ नीडल से हल्का सा स्क्रैच कर देते हैं उस एरिया पे, स्किन के ऊपर सुपरफिशियली, जहां पे आपने वो ड्रग का डाइल्यूट सोल्यूशन लगाया हुआ होता है। तो अगर कोई रिएक्शन आना होगा तो रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, इफ एलर्जी इज प्रेजेंट एंड इमीडिएट विद इन 10 to 15 मिनट्स व्हील एडीमा फॉर्मेशन हो जाएगी और फ्लेयर बन जाएगा। वो फ्लेयर सा क्यों होगा? उसको रेडनेस को कहते हैं, क्योंकि इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा। क्यों? मीडिएटर्स रिलीज होंगे ना, हिस्टामिन वगैरह, तो वो फिर आपको पता है ना क्या करते हैं, वो सारी रेडनेस कर देंगे ना, कुटेनियस वेजल्स को वहां पे कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो दिस विल अकर। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि आप अक्सर नोट करते होंगे कि जब पेशेंट्स को अगर आप वार्ड्स वगैरह में जाते हो तो पेशेंट को आप किसी भी सर्जरी के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो प्री ऑप में आप उसको एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स आपने उसको पोस्ट ऑप भी देनी होती हैं। अब कई पेशेंट्स कई एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव हो सकते हैं, तो इट इज अ रूल कि आपने हमेशा उसको पहले पेशेंट को थोड़ी सी आपने ड्रग जो है, अगर आपने फॉर एग्जांपल पेशेंट को 15 cc लगानी है, 10 cc लगानी है, तो आपने उसमें से बिल्कुल 0.2 लेके या 0.1 लेके आपने उसको उसका स्किन पे टेस्ट करना होता है। आप उसको इंजेक्ट करते हैं और उस जगह पे फिर जो वो आपकी पैरामेडिक स्टाफ है वो उसको लगाने के बाद उस एरिया को फोरआर्म के ऊपर इंसर्कल कर देती है बकायदा। ठीक है, और कुछ देर के बाद आके 10-15 मिनट के बाद देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं शो कर रही बॉडी, वहां पे कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई फ्लेयर फॉर्मेशन, कोई व्हील तो नहीं बन रहा है, बॉडी वैसे ही पेशेंट कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, कोई भी ऐसी कंप्लेंट वो कर सकता है। तो फिर आपने वो उसको नहीं देनी, उसका एंटीडोट देंगे। ठीक है, और कोई और आप एंटीबायोटिक के ऊपर स्विच ओवर करेंगे। एक तो स्क्रैच टेस्ट हो गया, एक ये भी एक तरीका है जब आप पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेडनिसोन आप देते हैं। व्हाट इज प्रेडनिसोन? प्रेडनिसोन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली। प्रेडनिसोन ज्यादातर आप सुवेर किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस अगर हों तो उसमें देते हैं, बिकॉज इट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ठीक है, एपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन आप देंगे बिकॉज इट अपोजेस द एक्शन ऑफ हिस्टामिन विच इज अ वेरी पोटेंट मीडिएटर। ठीक है, जो कि रिलीज होता है और उसके रिलीज होने के बाद सर्कल ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो ड्रग के अगेंस्ट शुरू करना, बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अच्छा, जब आप एपिनेफ्रीन देंगे तो एपिनेफ्रीन क्या करेगी? जो आपके ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, उनको रिलैक्स करती है, जो कि हिस्टामिन की रिलीज की वजह से कंस्ट्रिक्ट किए होते हैं, जिसकी वजह से बंदे को
डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो रही होती है। तो आपने एपिनेफ्रीन, जिसको एड्रेनालिन भी कहते हैं, वो आपने दी, तो एक तो हिस्टामिन का आपके ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल पे जो कंट्रैक्शन का उसको एक्शन था उसको रिवर्स कर दिया उसने। दूसरा, जो आपके होते हैं वेस्कुलर मसल्स को उसने कंट्रैक्ट किया होता है, उसको भी अपोज कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी रिलीव हो जाएगी ब्रोंकोस्पाज्म का एक्शन भी, जो कि हिस्टामिन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, और हाइपोटेंशन। ये दोनों रिएक्शंस को एपिनेफ्रीन जो है वो एज एन एंटीडोट एक्ट करती है और रिवर्स कर देती है। ठीक है, अब एपिनेफ्रीन को हम इमरजेंसी कंडीशन में इस तरह से देते हैं, या हम इसको सबकुटेनियसली देते हैं या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। Why we don't give epinephrine as an intravenous drug, though it is an emergency? Any idea? क्यों नहीं हम इंट्रावीनसली देते? क्योंकि ज्यादातर तो देखा जाए तो जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो जो आपका रूट ऑफ चॉइस है वो आईवी होना चाहिए ना, लेकिन हम इसको या तो सबकुटेनियसली देते हैं या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। अच्छा, इसकी रीजन बेटा ये होती है, डायलेट ना कर दे वेसल्स को। जी बेटे, ज्यादा डायलेट ना कर दे वेसल्स को, हाइपोटेंशन हो ये जाए। एरिथमिया कॉज कर सकती है। इफ वी गिव इट इंट्रावीनसली तो एरिथमिया कॉज कर सकती है, हार्ट बीट्स बहुत इंक्रीज हो सकती हैं, तो वो इटसेल्फ एक अजीब सा आप कैस्केड शुरू कर दें कि एक और प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई हम इसको सबकुटेनियसली देते हैं। अच्छा, एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो ये कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे थे, ठीक है, ट्रीटमेंट में, एलर्जी ट्रीटमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, तो बॉडी का अपना इम्यून मैकेनिज्म ही सप्रेस हो जाएगा। दूसरा हमने क्या दी, हमने एड्रेनालिन दी, एपिनेफ्रीन दी, क्योंकि वो हिस्टामिन के सारे रिएक्शंस को एंटागोनाइज कर रही थी, ठीक है, एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रही थी ना, ठीक है। और दूसरा हम एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं, दे कंपैटिटिवली इनहिबिट द हिस्टामिन, ठीक है। कंपैटिटिव एंटागोनिस्ट तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, जी मैम पढ़ चुके हैं। हाँ, तो फिर आपको पता होगा कि कंपैटिटिव एंटागोनिस्ट वो होता है कि जब जिस चीज की आप डोज इंक्रीज करेंगे वो उसके ऊपर दूसरे पे हावी हो जाएगा, ठीक है। सो इट कंपैटिटिवली इनहिबिट द हिस्टामिन व्हिच वुड अदरवाइज प्रोड्यूस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। आई टोल्ड यू अर्लियर कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज करती है और कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है एंड ऑर्गन पे, ठीक है। तो इसके दोनों एक्शंस जो है इनको एंटीहिस्टामिन्स रिवर्स करेंगे। एंटीहिस्टामिन्स हम लोग रेनाइटिस वगैरह के अगर इशू आ रहा है पेशेंट को, कंजक्टिवाइटिस है, उसको क्या उसके कहते हैं, डर्माटाइटिस है, उसको लेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, जितने भी हैं इसमें हम फिर एंटीहिस्टामिन यूज करेंगे इन सारे रिएक्शंस को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आल्सो एक्ट रिड्यूस टिश्यू इंजरी एंड एडिमा। तो ये सारी ड्रग्स हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं अगर एलर्जिक रिएक्शन आ रहे हैं बॉडी के, तो इनको सबसाइड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नाउ एट द एंड वी टॉक अबाउट desensitization to drugs when reasonable alternatives are not available। कोई आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास पेनिसिलिन या बहुत सी पेरिफेरी में ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे आपके पास पेनिसिलिन नहीं होती है ड्रग ऑफ चॉइस। हर जगह पे बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रग्स मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे बिल्कुल बेसिक्स नीड्स बंदे की पूरी हो रही होती हैं। तो मे बी आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आपका पेशेंट किसी ऐसी जगह पे, पेनिसिलिन ही आपके पास चॉइस है, नो अदर चॉइस, ठीक है। इसी तरह से इंसुलिन है कि आपका पेशेंट जो है ओरली जो आप ड्रग देते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए वो फेल हो चुकी हैं, उस पे ओरल ड्रग्स को नहीं वो शो कर रहा है रिस्पॉन्स, तो आपने पेशेंट को इंसुलिन पे स्विच ओवर करना ही करना है। अब पेशेंट चाहे रिएक्शन शो करे, जो भी करे, यू हैव टू गिव दिस इंसुलिन टू द पेशेंट, राइट। सो व्हाट यू विल डू, अब लाइफ थ्रेटनिंग केस है, इलनेस है, आपने ये सब कुछ करना है और एलर्जी रिएक्शन का भी आपको पता है कि एलर्जिक सेंसिटिविटी भी है, तो फिर आप डिसेंसिटाइजेशन करेंगे। How you will do this? In such cases, what we will do, we give a very small dose initiatively, ठीक है। पहले बहुत थोड़ी डोज देंगे और बहुत ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस डोज को आप इंक्रीज करेंगे, और थेराप्यूटिक जब तक आपकी वो जो एक रिक्वायरमेंट, एक रेंज नहीं पूरी हो जाती जिसके ऊपर जो आप थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स चाह रहे थे बॉडी के ऊपर से कि ये रिस्पॉन्स बॉडी शो करे, आप फीवर को सबसाइड करने के लिए दे रहे हैं या किसी इन्फेक्शन को सबसाइड करने के लिए पेनिसिलिन दे रहे हैं, तो आप यही चाहेंगे ना कि बंदे का वो रिएक्शन जो है डिसॉल्व हो, उसका फीवर खत्म हो। तो आप उस डोज तक उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे जहां पे आपकी वो थेराप्यूटिक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। बहुत स्मॉल डोज से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
और वहां तक लेके जाएंगे जहां पे फुल थेराप्यूटिक रेंज आ जाएगी, जिसके ऊपर के थेराप्यूटिक रिएक्शन शो होंगे जो कि आप ड्रग से चाहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। एनी इशू, कोई चीज समझ नहीं आई है, कुछ मुश्किल है? बेटा कोई इशू है? इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग फ्रॉम द लेक्चर? थर्ड ईयर? किसी को कोई इशू नहीं है बेटे? नो मैम। ओके फाइन। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी आपके सीआर से। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।